स्वागत दोस्तों हमारे YouTube चैनल विजय घाट एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर का सेकंड चैप्टर समष्टि अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का प्राचीन अवधारणा, यानी राष्ट्रीय आय के बारे में प्राचीन अर्थशास्त्री क्या विचार रखते थे, उसका अध्ययन किस तरह करते थे। सबसे पहले आप राष्ट्रीय आय की प्राचीन अवधारणा का अर्थ समझिए कि जो राष्ट्रीय आय की प्राचीन अवधारणा है उसका अर्थ क्या होता है। इसमें से राष्ट्रीय का अर्थ हो जाएगा देश या राष्ट्र से संबंधित, है ना। जो देश होता है, जो राष्ट्र होता है उससे संबंधित, यानी राष्ट्रीय का अर्थ होगा देश या राष्ट्र से संबंधित। आप लोगों को अच्छे से पता होगा। जो आय होगी, जो आय होती है उसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति या संस्था या देश को किसी समय में प्राप्त होने वाली कुल धनराशि या कमाई क्या कहलाएगी, आय कहलाएगी। फिर इसके बाद आता है राष्ट्रीय आय, यानी राष्ट्रीय और आय को मिला के कौन सा शब्द बनता है, राष्ट्रीय आय। जो राष्ट्रीय आय है देश में एक निश्चित समय में बनने वाली सभी वस्तुओं के सेवाओं का कुल जो मूल्य है वो क्या कहलाएगी, राष्ट्रीय आय कहलाएगी। अब आता है प्राचीन। जो प्राचीन का अर्थ होगा पुराना। प्राचीन तो आप लोग सभी जानते होंगे कि प्राचीन का अर्थ नॉर्मल में पुराना होता है, यानी बहुत पुराने समय के, पुराने काल का, जो आधुनिक नहीं पुराने समय में लागू था। अब आता है अवधारणा। जो अवधारणा का अर्थ होता है किसी विषय को समझने का तरीका, यानी है ना। जो अवधारणा होगा वो अवधारणा का अर्थ क्या होगा, किसी विषय को समझने का तरीका, है ना। जैसे हम इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स के समष्टि अर्थशास्त्र को हम पढ़ रहे हैं, तो इसकी अवधारणा कर रहे हैं, मतलब इसको पढ़ने का क्या तरीका है, इसकी क्या सोच है। तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय के बारे में। और राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे लेकिन उसके पुराने अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे ना, जो उसका पुरानी अवधारणा है। तो अवधारणा का अर्थ हो जाएगा उसका पुरानी सोच, यानी हम किस चीज को कैसे सोचते हैं, कैसे समझते हैं, उसकी अवधारणा क्या है। तो राष्ट्रीय आय की प्राचीन अवधारणा का मतलब देश की कुल आय को पुराने समय में लोग कैसे समझते थे, उस सोच और उस तरीके को हम लोग आज समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आय की प्राचीन अवधारणा। प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण आधुनिक अर्थशास्त्र में बहुत अलग था। उस समय राष्ट्रीय आय को केवल भौतिक संपत्ति या धनराशि के रूप में नहीं देखा जाता था, बल्कि इसे समाज, व्यक्ति और राज्य के समग्र कल्याण के नजरिए से समझा जाता था। यानी राष्ट्रीय आय का उद्देश्य केवल पैसा या उत्पादन बढ़ाना नहीं था, बल्कि सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण भी शामिल था। मतलब कि समाज, लोग और राज्य सबके भले के लिए माना जाता था। यानी पैसा बढ़ाना तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की भलाई, नैतिकता और आध्यात्मिक विकास भी महत्वपूर्ण थे। अब हम देखते हैं कि वैदिक काल और स्मृत काल में राष्ट्रीय आय को किस तरह अध्ययन किया जाता था। वैदिक और स्मृतकालीन दृष्टिकोण। राष्ट्रीय आय की वैदिक एवं स्मृतकालीन दृष्टि। प्राचीन भारत में राष्ट्रीय आय की आधुनिक अवधारणा स्पष्ट रूप से नहीं थी, लेकिन ऋग्वेद, अथर्ववेद और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में आय के स्रोतों का वर्णन मिलता है। इसमें मुख्य रूप से कृषि उत्पादन, व्यापार और उद्योग, कर प्रणाली और श्रमिक वर्ग की आय, इनके बारे में अध्ययन ज्यादा मिलता है। जैसे कृषि उत्पादन में देश की प्रमुख आय का आधार है, जो कृषि होता है वो देश के प्रमुख आय का आधार होता है। और जो व्यापार उद्योग है वो सामान बनाने और बेचने से लाभ मिलता है, वो भी देश के लिए हमारे आय का एक स्रोत है। और जो कर प्रणाली है, जो कर प्रणाली है वो राजा के लिए आय का एक स्रोत माना जाता था। यानी राजा द्वारा संग्रहित कर आय का स्रोत माना जाता था राष्ट्रीय आय की। फिर आता है श्रमिक वर्ग की आय, यानी जो श्रमिक वर्ग है मेहनत के बदले मिलने वाली राशि, वो भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता था। ऋग्वेद में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी इसका अर्थ केवल आध्यात्मिक कल्याण नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का समान वितरण भी है। यानी मनुस्मृति राजा को कर संग्रह करने की अनुमति थी, लेकिन ये कहा गया था कि अत्यधिक कर नहीं होना चाहिए और राजस्व का उपयोग जनहित में होना चाहिए। तो इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में राष्ट्रीय आय को जन समूह और सामूहिक आय के रूप में देखा जाता था। इसका उद्देश्य केवल संग्रह करना नहीं था बल्कि लोक हित में वितरण करना था। अब इसके बाद आता है दूसरा पॉइंट, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और राष्ट्रीय आय। कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में बताया कि राज्य की ताकत उसके समृद्धि और उसके आर्थिक स्रोतों पर निर्भर करती है। उन्होंने राष्ट्रीय आय के बारे में व्यवहारिक दृष्टिकोण में रखा। कौटिल्य ने अपने इकोनॉमिक्स में ये बताया कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो उन्होंने कहा कि कृषि है वो सबसे पहली आय की स्रोत होती है। यानी राज्य की सबसे बड़ी मुख्य आमदनी क्या होती है, कृषि होती है, क्योंकि किसान जमीन पर खेती करते हैं और अनाज और
अन्य वस्तुएं पैदा करते हैं और इस पर राज्य कर लगाकर अपनी आय जुटाता है। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि उद्योग, जो उद्योग है, शिल्प है और व्यापार है। लोग अगर हस्तशिल्प, कपड़ा, धातु का काम अन्य उद्योग में करते हैं तो इससे राज्य को कर के रूप में आमदनी मिलती है, जो राष्ट्रीय आय की प्रमुख स्रोत होती है। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि सीमा शुल्क, वो राज्य ने व्यापार और सीमा पर लेन देन पर भी लगाया है। जमीन कर से भी ज्यादा पैसा मिलता है, यानी जो सीमा शुल्क होता है वो राज्य को ज्यादा पैसा मिलता है, जमीन कर से भी ज्यादा। अब चाणक्य जी ने कहा राष्ट्रीय आय का उपयोग किस तरह करना है, यानी कौटिल्य ने स्पष्ट किया कि राज्य का आय सिर्फ जमा करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल जन कल्याण और समाज के भले के लिए होना चाहिए। उन्होंने मुख्य क्षेत्रों में खर्च करने की सलाह दी, यानी जो राष्ट्रीय आय है उसको कहाँ खर्च किया जाए। तो उन्होंने कहा जन कल्याण, यानी लोगों के जीवन शैली, गरीबी निवारण और समाज की भलाई के लिए खर्च किया जाए। और फिर उन्होंने बताया कि जो राष्ट्रीय आय है उसको सुरक्षा, यानी सुरक्षा के क्षेत्र में, जैसे सेना, पुलिस और राज्य की सुरक्षा है, वहाँ खर्च किया जाए राष्ट्रीय आय को। और शिक्षा के क्षेत्र में, यानी जो राष्ट्रीय आय है उसको शिक्षा के क्षेत्र में भी खर्च किया जाए, जो बच्चों और युवाओं की पढ़ाई लिखाई है उन्हें मौका मिल सके। और इस राष्ट्रीय आय को चिकित्सा के क्षेत्र में भी खर्च किया जाए, जैसे रोगियों का इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए यहाँ खर्च किया जाए तो हमारे राष्ट्रीय आय का उपयोग हो सकेगा। और जो आपदा प्रबंधन है, जैसे कुछ आय बचा के रखा जाए, जैसे अचानक आने वाली आपदा जैसे सूखा, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनमें लोगों को मदद करने के लिए कुछ आय रख लिया जाए कि आय का उपयोग सदुपयोग में करना चाहिए। यानी कौटिल्य ने सिद्ध किया कि राज्य की कमाई का उद्देश्य केवल खुद अमीर होना नहीं है, बल्कि समाज और लोगों के भलाई के लिए जिम्मेदारी से खर्च करना है। इसका मतलब यह हुआ कि धन केवल एक औजार है और समाज, लोगों की भलाई का लक्ष्य। फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, आय का वितरण और सामाजिक समरसता। चलिए इसको हम समझते हैं। यानी प्राचीन भारत में कुल आय ही महत्वपूर्ण नहीं थी, बल्कि यह देखा जाता था कि आय न्यायपूर्ण तरीके से वितरित हो। यानी आय का प्रयोग किस तरह किया जाना चाहिए, तो आय का प्रयोग धर्म अनुसार अर्जित करना चाहिए और समाज के सेवा हेतु खर्च करना चाहिए और संपत्ति पर भी सभी वर्गों का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो इस दृष्टिकोण से साफ होता है कि प्राचीन भारत में राष्ट्रीय आय का माप केवल मात्रात्मक नहीं था, बल्कि प्रभाव, उपयोगिता और समता पर आधारित था। फिर हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है चौथा, आधुनिक और प्राचीन दृष्टिकोण में अंतर। यानी राष्ट्रीय आय के आधुनिक और प्राचीन दृष्टिकोण में क्या अंतर है। तो जो प्राचीन दृष्टिकोण है उसमें राष्ट्रीय आय का उद्देश्य समाज कल्याण और समग्र कल्याण के लिए किया जाता था, लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें राष्ट्रीय आय को आर्थिक वृद्धि के रूप में किया जाता है। फिर आता है प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण, यानी राष्ट्रीय आय को नैतिक एवं सामाजिक आधार पर मापा जाता था, लेकिन अब की जो राष्ट्रीय आय है आधुनिक दृष्टिकोण में उसे जीडीपी और जीएनपी आदि के रूप में मापा जाता है। फिर आते हैं प्राचीन दृष्टिकोण में। प्राचीन दृष्टिकोण में न्याय संगत और धर्म आधारित, यानी जो राष्ट्रीय आय है उसे न्याय संगत और धर्म आधारित के रूप में वितरण किया जाता था, लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें राष्ट्रीय आय को बाजार आधारित के रूप में वितरित किया जाता है। फिर इसके बाद प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण, यानी जो राष्ट्रीय आय है उसे हम सेवादान या लोकहित के लिए उपयोग करते थे, लेकिन अब की जो राष्ट्रीय आय है आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम देखें तो हमारे राष्ट्रीय आय को निवेश, खपत और लाभ के दृष्टि से उपयोग किया जाता है। तो यह निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि समष्टि अर्थशास्त्र की प्राचीन भारतीय अवधारणा में राष्ट्रीय आय केवल अर्थार्जन का योग नहीं, बल्कि यह सामाजिक अनुबंध था जिसमें हर व्यक्ति, हर वर्ग, राजा की नैतिक भूमिका आय को अर्जित करना, उसका न्यायपूर्वक वितरण करना और इसका उपयोग लोकहित में करना, यह प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण था। आज की आधुनिक राष्ट्रीय आय की मात्रात्मक और लाभ केंद्रित अवधारणा के स्थान पर हमें मूल्य आधारित और समाज कल्याण के केंद्रित अर्थशास्त्र की ओर लौटने की आवश्यकता महसूस होती है। यानी जो पुराने अर्थशास्त्री थे वो राष्ट्रीय आय के बारे में सोचते थे कि समाज कल्याण के बारे में ज्यादा खर्च किया जाए, यानी जो प्राचीन दृष्टिकोण था, यानी जो राष्ट्रीय आय प्राचीन अवधारणा थी उसमें लोगों की सोच यह थी कि राष्ट्रीय आय को ज्यादा से ज्यादा समाज कल्याण के लिए खर्च किया जाए, लेकिन जो आधुनिक दृष्टिकोण है, जो राष्ट्रीय आय की आधुनिक दृष्टिकोण है उसमें सबसे ज्यादा खर्च न करके बल्कि उसे निवेश और खपत एवं लाभ के दृष्टि से राष्ट्रीय आय का किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को राष्ट्रीय आय की प्राचीन अवधारणा के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।